बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खबरों से हम आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडेज भी शामिल करेंगे और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। जी हमारे साथ जी शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनिस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, अभी कुछ मैं शाहिद सिप्रा साहब से पूछी थी क्योंकि अपने घर से ईद मना कर आए, तो मैं पूछी थी गर्मी का क्या अहवाल था। सो ईद कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ईद बहुत अच्छी रही। पहला दिन ड्यूटी था, नमाज़ पढ़ी भी, पढ़ाई भी, ड्यूटी भी की। उसके बाद इज्तिमाई कुर्बानियाँ वो करवाई और उसके बाद घर चले गए। ईद तो खैर बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन वेदर का जो इफ़ेक्ट था वो बिलखसूस बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा था। बच्चे जब आपको पता गांव चले जाते हैं तो उनको बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लेफ़्ट राइट होना, फिर उनको धूप में जाना, उनको वो धूप और छाँव का वो कंसेप्ट नहीं होता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। वो थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और आप रिश्तेदारों के साथ, या जहाँ पर आप पैदा हुए, जहाँ बड़े हुए, उस इलाके में जाकर हाँ आप अपनी ईद करें तो वो मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे। सो इमरान भी आपकी ईद कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी गुजरी। पहला दिन जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारा ऑफिस में ही गुजरता है। नमाज पढ़नी भी होती है, पढ़ानी भी होती है, फिर इज्तिमाई कुर्बानी है, फिर कब्रिस्तान, और फिर ऑब्वियसली हमने पूरे शहर को दिखाना होता है कि कहाँ कहाँ सफाई है और कहाँ कहाँ सफाई की ज़रूरत है। चूँकि शहरी जो हैं ऑब्वियसली जब भी कुर्बानी करते हैं वो या तो सरकारी इदारों से रब्ता करते हैं कि जी सफाई सुथराई की जाए, या सिर्फ 2 में अगर उनका कोई जानने वाला है या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं कि सर यहाँ सफाई की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। तो हमें लोगों का एतमाद है ना, और मोहब्बत ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें 17 साल हो चुके हैं अब इस मोहब्बत को, इस प्यार को। तो लोग जो हैं वो सिर्फ 2 को अपना हिस्सा समझते हैं, और यही वजह है कि हम भी ईद का पहला दिन जो है वो अपने ऑफिस के साथ गुजारते हैं। और हमेशा जब भी हमारी असाइनमेंट्स लगती हैं या असाइनमेंट हमें पूछती है कि पहला दिन आप ऑफ करेंगे या छुट्टी करेंगे, तो हम कहते हैं कि पहला दिन हम ड्यूटी करेंगे। तो ये अपनायत है हमारी सिर्फ 2 के साथ, और सिर्फ 2 भी हमें इतनी मोहब्बत देता है। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर तो बिल्कुल शाहिद सिप्रा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप यकीन जाने कि इन 3 छुट्टियों में मैं घर से बाहर नहीं निकला। भाई गर्मी ही इतनी थी, घर में ही रहे हैं। मेहमानों को कहा कि अगर आपने आना है तो आप आ जाएं, 100 बिस्मिल्लाह, हम बाहर नहीं निकले। बहुत मुश्किल था जी गर्मी, और आगे भी पेश गोई की गई है जी गर्मी की। चले खबरों की तरफ आ जाते हैं। सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर है, 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफा हुआ है। विफाकी बजट का अहवाल कुछ डिस्कस कर लेते हैं। शाहिद सिप्रा साहब देखें, हमेशा कहा जाता है कि बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है, तो महंगाई 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 नजर, लेकिन हालात उसके मुख्तलिफ होते हैं जब आप उसको उस पर अमल दरामद शुरू होता है। इसमें पेट्रोलियम मसनूआत पे जो बात हुई है वो बड़ा गंभीर मामला होगा। वो मुसलसल उसमें इजाफा। इससे कुछ बिजली की कीमतों पर फर्क पड़ेगा? नहीं, बिजली की कीमतों पर इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी डिमांड कम हो गई है। अच्छा, हम कैपेसिटी चार्जेस की अदायगियाँ तो करना पड़ेंगी, लेकिन जनरेशन के जो पैसा होगा वो कम से कम बचेगा हमारा, क्योंकि बिजली जनरेट ही हमें कम करना पड़ेगी। सोलर पे लोग मुंतकिल हो गए। बजट जो होता है ना, हमने बचपन से लेकर अब तक यही सुना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा हो रहा है, बस इसके अलावा कोई बजट है ही नहीं। इसके अलावा कोई जिक्र ही नहीं होता है। हाँ, पेंशन में कितना इजाफा हुआ, तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ, लीड भी आप देख लें यही छपी हुई है। अब 6% की तजवीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया 10% कर दें। लेकिन इसमें एक और इसके साथ आपने खबर लिंक की हुई है कि मतलब रिटायरमेंट के बाद जो बेवा या उनके जो वर्सा है उनको 10 साल तक मिलेगी। मुझे इस बात पे लिखा शरीक हयात के इंतकाल पर फैमिली पेंशन 10 साल तक इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसको आगे इसको ज़्यादा होना चाहिए। देखें, मौत ज़िंदगी तो रब के बस में है, ये तो किसी लेकिन आप 70 तक उसको लेके जा रहे हैं। ये उम्र का वो हिस्सा है जब आप खुद को ज़रूरत होती है, जब आप अपने बलबूते पे चल रहे होता है। गो के वालिदैन के साथ बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात और चल रहे होते हैं। मुआशरा है ना, मुआशरती सतह पे देखें तो वो बहुत सारा होता है। तो इन हालात में मेरे ख्याल में ये 10 साल या ये शर्त नहीं लगनी चाहिए थी। ये जब तक उनकी शरीक हयात की हयात है तो ये चलती रहनी चाहिए थी, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ये मैंने कल ही खबर सुनी तो इस पर मुझे थोड़ा सा हुआ कि इस पर नहीं होना चाहिए था। बाकी बजट है, गाड़ियाँ महंगी हों सस्ती हों, हमारा उससे क्या कंसर्न। वो जिनका है सोलर पे जो टैक्स लगा है वो तो इंतहाई मैं कहता हूँ कि तनकीद का निशाना बना, यानी जिन्होंने लगा लिया वो अच्छे रह गए। वो अच्छे देखें, अभी कीमत बढ़ेगी ना। अब पैनल्स की कीमतें इंतहाई गिरी हुई थी, मार्केट क्रैश की हुई थी, उसको लेने वाला नहीं था, तजब्जुब का शिकार है कंज्यूमर। विफाकी हुकूमत कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। अभी 4 जून को
वफाकी वज़ीर आपके तवानाई सरदार अवैस खान लगारी ने एक मीटिंग की है जिसमें डिस्कोज और तमाम मुख्तलिफ लोगों को लेकर उन्होंने उनको एतमाद में लेने की कोशिश की है कि हम नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग पे चले जाएं या नेट ऑफ बिलिंग को ख़त्म करें, जिसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये वो फैसला है जो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में मुस्तरद कर चुके हैं, पूरी कैबिनेट आपकी उसको मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन मिनिस्टर साहब बारहा ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ को हो जाए। जब वो हो जाएगी तो फिर सोलर का मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर सोलर सिर्फ आपका हाइब्रिड मॉडल तक रह जाएगा। सही कि मैंने लगाया, मैंने बैटरीज पे उसको चलाया और चलाने के बाद उसकी इस्तेमाल कर लिया, मीटर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, उस पे भी IMF ने बात की है कि ऑन ग्रिड तो आप लगा रहे हैं, जो ऑफ ग्रिड लग चुके हैं उनका क्या करें, उनका क्या करना है। बिल्कुल बेसिकली जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बिजली के बिल से ज़्यादा बेहतरीन हमारे पास जरिया ही कोई नहीं है। और IMF जो हमें इतने बढ़ के पैसे देता है वो ये हम तो ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। ये इन चीज़ों की बुनियाद पे करता है। मेरे ख्याल में ये टैक्स और लगाना बुनियादी तौर पर आप IPPs को सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिरी बात है, IPP से निकलने के लिए आपको ये टैक्स फ्री करना चाहिए था। और बल्कि इस मार्केट को जो आप क्रेडिट लेते हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में जब 2016 में ये शुरू हुई नेट मीटरिंग, उस वक्त भी अवैस खान लगारी ही ये थे आपके मिनिस्टर पावर डिवीजन के। ये क्रेडिट अगर वो लेते हैं कि मैंने इसको शुरू किया और आज अगर सोलर पे या नेट मीटरिंग बंद होती है, ये क्रेडिट भी आपको ही जाएगा और आपको लोग हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे। इस बुनियाद पर अगर आप ये फैसला जाहिर बात है जिम्मेदारी फिर आप पे आयद होगी। सो नॉन फाइलर्स और फाइलर्स उनकी भी कुछ कैटेगरीज बनाएंगे। तो बड़ा मजेदार काम ईद पे चलता रहा। अच्छा हाँ, अगर नॉन फाइलर को कितना गोश्त देना है और फाइलर को कितना देना है। अच्छा जी, आप फाइलर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइलर हूँ और मजबूरी के तहत फाइलर हुआ था। ठीक है। और मैं अगर हमारा जवाब नहीं ना नॉन फाइलर होने का, हमारी तनख्वाह आती है पहले टैक्स कट के आते हैं, तो फिर भाई हम तो टैक्स दे रहे हैं, हम क्यों फिर नॉन फाइलर रहे? देखिए, बजट के हवाले से मैं बात करूं, इस बजट पे मैं बात करना चाहता हूं। मैंने इसको कल जो है वो बड़ा तफसीली जो है वो इसको देखा। और पहले अगर मैं इस खबर के हवाले से बात करूं तो जो हमने छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें 3-4 चीज़ें मेंशन की है ना, उसमें ये है कि दिफा के लिए हमने 2550 अरब रखा है। ठीक है, इसके साथ हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 716 अरब, जिसमें करप्शन की कई दास्तानें जो हैं वो आई हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 1000 अरब रखा है। ठीक है, आबी वसाइल के लिए 133 अरब रखा है। अब पूरे मुल्क की तालीम के लिए हमने कितना रखा है? 18 अरब। ठीक है, इसमें अभी हेल्थ का जो है ना वो नहीं बताया गया। मैं हमेशा ये रोता हूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की अगर देखनी है ना, जब तक वो तालीम और सेहत में तरक्की नहीं करेगा, तालीम और सेहत में तरक्की नहीं करेगा, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब इसमें एक और चीज है जो ये कह रही है हुकूमत के, जी हमने वो क्या कहते हैं कि ज़रई टैक्स जो है ना, ज़रई अद्वियात और उन पे टैक्स नहीं लगाया। ओ भाई, वो तो आपने पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया, आपने तो किसान को खत्म कर दिया। अब आप किसी गांव में भी चले जाएं, आपको जिस बेचारे किसान के पास जमीन थी ना अपनी, उसने पता क्या किया है? वहां पर उसने मकान बना दिए या सोसाइटियां बना दी, उसने घर बना दिए। उसने कहा भाई मुझे तो बचता ही कुछ नहीं। ठीक है, टैक्सेस इतने, अद्वियात इतनी महंगी है, तो मैं भाई क्यों फिर भुगतूं? उसने क्या किया? उसने जनाब कट लगाया, सोसाइटी बनाई और वो बेच दी। जितनी हुकूमतें आई हैं ये कहती ये हैं कि अवाम दोस्त बजट है। ये अवाम दोस्त बजट नहीं होता, ये सरकार दोस्त बजट होता है। जाहिर बात है, हालात से तो यही लग रहा है। जिसकी वाज़ेह मिसाल ये आपके सामने है, तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन। मैं ये नहीं कहता कि पेंशन में क्यों इजाफा किया गया, मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ आम आवाम को क्या देते हैं। दूसरी तरफ आ जाए, अगर आपने बिजली की जब आप बात करती हैं ना, तो आप मेरी दुखती रग पे छेड़ देती हैं। मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो है ना, बिजली के हवाले से बात कर लें या वफाकी हुकूमत कोई भी हो ना, वो करती क्या है, उसकी जो तरजीहात होती है ना, उनको देख के ये लगता है कि हम एक आज़ाद मुल्क के गुलाम बासी हैं। अब आप ये देखें, शाहिद सिपरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई हमारी तलब रसद में कितना ज़्यादा फ़र्क जो है वो आ चुका है। ठीक है, कि अब हमें बिजली जो है वो लाइन लॉसेस को छोड़े, हमारी खपत जो है वो इतनी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोलर पे चले गए हैं। लेकिन हमारी हुकूमत क्या करती है और हमारा ये पावर डिवीजन क्या करता है, ये कहता है कि भाई पूरी दुनिया ये कहती है कि लोग जो है वो खुद कफील हो, खुद से बिजली पैदा करें, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर किसी ने सोलर लगाया ना, यार इसकी जेब से पैसे कैसे निकालने हैं, जाहिर बात है, फिर दूसरा प्लान ढूंढ लेते। और शाहिद सिपरा साहब इस हवाले से कई खबरें जो है वो देते रहते हैं कि भाई अगर किसी बंदे ने सोलर लगा ली है, किसी ने बाइक बेची है, किसी ने कर्जा उठाया है, किसी ने कमेटी डाली है, किसी ने अपनी गाड़ी बेची है, किसी ने उधार लिया है, उसने अगर सोलर लगा लिया है, यार आप उसको सपोर्ट करो।
आप कहते हो अगर नहीं जी ये फायदा कैसे ले रहा है, ये फायदा, इसको तंग करो, इसको परेशान करो, ये तो सूरत हाल है। अब आजे आगे बढ़ के जो फाइलर नहीं है जी, उनके लिए बहुत सारा नुकसान है। 1 लाख रुपया अगर बैंक से निकलवाएंगे तो उस पर 1000 रुपया कटेगा, फिर उसके साथ गाड़ी वो बिल्कुल नहीं खरीद सकेंगे। ये वाली शराइत मुझे लगता है ठीक है, होनी चाहिए। आप क्यों मतलब टैक्स चोरी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो टैक्स नेट में आना बहुत ज़रूरी है। देखें बड़े लोग जो हैं वो टैक्स नेटवर्क में आ जाएंगे, इस बुनियाद नहीं आएंगे, नहीं आ भी जाएं। शायद सिपरा साहब मुझे ये बताएं कि क्या वो टैक्स पे करेंगे? उन्होंने तो भाई कंपनीज रखी हुई हैं, क्यों शायद सिपरा साहब टैक्स को बचाने के लिए, किसी का तो गरीब आदमी उनको बता देते हैं कि आप कह रहे हैं कि 6 लाख तक हम छूट दे रहे हैं और 12 लाख जिसकी पर एनम जिसकी है तनख्वाह है उसको भी टैक्स देना होगा। मुझे बताएं 12 लाख तो बहुत सारे लोग हैं, फिर तो आप हर बंदे से टैक्स लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने रिलीफ कहाँ पे दी है? रिलीफ किसी जगह पे नहीं है। मुझे तो फिर पंजाब के बजट से भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। देखा फेडरल के साथ मुंसलिक इसको ना अवाम दोस्त बजट नहीं कह सकते, इसको सरकारी मुलाजमीन दोस्त बजट कहते हैं। नहीं, सरकारी मुलाजमीन का मैं आपको कहा, हमने शुरू से सुनते आ रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा ही बजट है, हालांकि चीजें और हैं। सर उनके टैक्स में भी कमी कर दी गई है, तनख्वाह में से जो टैक्स कटौती होती थी ना उसमें भी कमी कर दी गई है। तो अच्छा नहीं है। वो कितने लोग हैं मुझे बताएं, सरकारी मुलाजमीन कितने होंगे? नहीं तो उन पे ये नाइते इतने क्यों? नहीं मैं तो कह रहा हूँ बजट का नाम ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है, तो आपने रहना ही उसी पे है, बाकी चीजें कहाँ पे? ये जो अब बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, मुझे बताएं कि बैंक अकाउंट कौन, मैं ये कोई भी एक बंदा है वो किसी मुलाजिमत अख्तियार करता है किसी ऑफिस में, उसको 50,000 रुपया तनख्वाह उसकी लगती है, उसको भी अकाउंट खुलवाना है, उसको लाज़िम मलज़ूम है। कंपनी कहेगी ना अकाउंट खुलवाएं, 30,000 वाले फिर तुसी की तुको हो गया पहले फाइलर बनाओ। तो वो तो हर किसी के लिए लाज़िम शराइत आप कोई कैटेगरीज बनाएं कि उस बुनियाद पर रखकर फाइलर नॉन फाइलर का तयन करें। आप हर बंदे को रख कर इसी में घसीट, ठीक है आपकी कौमें, आपकी रियासत, आपकी तमाम इकॉनमी, सारी चीज़ें टैक्स पे चलती हैं, आपके पूरा इदारा जो है और आपका मुल्क टैक्सेस पे चल रहा होता है, लेकिन कहीं ना आपने रिलीफ भी तो देना होता है किसी बंदे को जिनसे आपने टैक्स नहीं लेना। हालांकि रिलीफ कहीं भी नहीं है। एक आम मजदूर अगर वो चीनी लेने जाएगा तो उसको उस पर भी टैक्स देना है, वो घी लेने जाएगा वो उस पर भी टैक्स दे रहा है, हर चीज जो चीज कोई खरीदेगा उस पर टैक्स है। मोबाइल फोन पर टैक्स की शरह को कम होना चाहिए। रियासत की तो ये भी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के पास सर छुपाने को छत नहीं है तो छत देगी, अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो उसको रोजगार देगी। लेकिन माजरत के साथ अगर हुकूमत ये कहती है ना कि जी हमने 15 लाख रुपए की स्कीम निकाली है कि लोग जो हैं वो अपनी छत बना सके, माजरत के साथ हुकूमत ने जितनी स्कीमें निकाली हैं ना, खुदा की कसम मेरे सामने दर्जनों ऐसी मिसालें हैं जिन गरीबों ने बेचारों ने अप्लाई किया है और बेचारे 5-5 महीने से 6-6 महीने से दरबदर रो रहे हैं, 1-1 साल हो गया उन बेचारों को लोन नहीं मिल रहा, उनका लोन पास नहीं हो रहा, हालांकि वो एलिजिबल भी हैं। तो पता नहीं किन लोगों को गवर्नमेंट जो है वो लोन दे रही है या इनका क्राइटेरिया जो है वो क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जी सरकार जो है उसने स्कीम तो अनाउंस कर दी है, लेकिन भाई पंजाब बैंक को बजट नहीं दिया जिसकी वजह से आपको अपना घर बनाने के लिए, अपनी छत बनाने के लिए पैसे जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। ये तो सरकार है हमारी। फिर आप कहते हैं कि जी बड़ी फ्लाई सरकार है, बड़ी फ्लाई स्कीमें जो है वो निकाल रही है। भाई क्या निकाल रही है स्कीम में? अच्छा स्कीम ये भी है, तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ है, तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी की गई है। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5 कर दी गई है। 22 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 11% कर दिया गया है। शायद सिपरा साहब मैं पहले ये बात कर चुका हूँ, ये मैंने कल सुनी है, मैं तो अपना देखना है ना, मैं कितने कल होता हूँ, बड़ा रिलीफ दे दिया। फिर आप तो ये देखें, मैं बात सुने, मैं पहले वाले में हूँ, मैं पहले वाले में। ये बात करने का मकसद ये है, मैं भी 12 लाख की बात कर रहा हूँ। बात ये है कि आप ये जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, आपने जिनके साथ चलना है, जो चीज़ आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, अगर उस पर कहीं रिलीफ मिलता है तो फिर तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बजट ठीक है। पेट्रोलियम के हवाले से जो मैंने खबर सुनी कि 100 रुपया लेवी रख कर आपको मुसलसल इजाफी कीमत अदा करना पड़ेगी पेट्रोल की, तो ये तो आपका हर घर में जितनी गाड़ी बाइक निकलनी है उसने पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है। तो ये तो फिर ये भी चीज वहीं पर एक, मैं ये कहता हूँ कि आप बिजली की बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, इन चीजों को देखकर अगर आप बजट, गाड़ी की खरीदारी को छोड़ दें, वो लग्जरी लाइफ है, वो खरीदें ना खरीदें, वो सेल परचेज, वो कारोबार भी है, हम उस पर जाते ही नहीं है, हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है। गरीब और मतवसत तबके की जब हम बात करेंगे तो हमें बात करनी है, जिस तरह इमरान ने बात की कि तालीम और सेहत पे बात करनी है,
ये जब इलेक्शन होता है उसमें इनकी तकारीर सेहत और तालीम पे होती है, लेकिन उसके बाद जब बजट आता है उसमें ये चीजें आप दोनों नजर नहीं आती। तो फिर इनको देखते हुए आप किस तरह कह सकते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है या इसको हमने पास किया है। और फिर साथ में एक मैं देख रहा था कि ये नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो किया गया। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, लेकिन इस वक्त मौजूदा क़यादत को हमने देखना है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने हमें क्या दिया है। मौजूदा जो आपके वजीर खजाना है उन्होंने किस तरह का बजट पेश किया है। माजी को छोड़ दें, आप क़यादत को छोड़ दें, हमें जो इस वक्त रियासत, जो लोग रियासत को चला रहे हैं, हमें उनको देखना है। बिल्कुल, उन्होंने हमें क्या दिया है, बिल्कुल उस पर देखा जाए तो आपने बड़ों को तो नवाज दिया होगा। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी बढ़ेगी, देखिएगा उस पर जो उन्होंने टैक्स को, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को शायद खत्म किया या कम किया है। उसके बाद आप अभी क्या हुआ था, आपकी शरह सूद, अभी शरह सूद में भी 1% कमी की है मेरे ख्याल में, अनाउंस किया इन्होंने। आप लोगों ने क्या था कि पैसा जिनके पास था प्लॉट बेच के उन्होंने बैंक्स में रख दिया। बैंक ने इतना प्रॉफिट आपको दिया कि लोगों ने कहा कि पैसा पड़ा रहा है, हमें प्रॉफिट आ रहा है, पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि उस पैसे की सर्कुलेशन करे। सर्कुलेशन के लिए जो पड़ा पैसा है वो उस वक्त सर्कुलेशन में आएगा जब आप प्रॉपर्टी को नीचे लेकर। प्रॉपर्टी का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया ना, वो बुरे हालात है। आप अच्छा, अब लोगों का वो एतमाद भी नहीं रहा। आप जितना इस, आप देखें बजट आ गया है, मुझे बता दें कि किसी सोशल मीडिया पे, किसी प्लेटफॉर्म के, आपके रियल स्टेट के जो उससे मुंसलिक लोग हैं उन्होंने कोई बात की हो, नहीं कोई कहा कि अच्छा डिसीजन हुआ है। ये देखें, पैसे की सर्कुलेशन आपकी प्रॉपर्टी के जरिए ही होती है, रियल स्टेट में होती है। वहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं, आपके ओवरसीज जो हैं वो इन्वेस्ट वहाँ पे करते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि बैंक्स ने प्रॉफिट की शरह को इस तरह रखा हुआ है, उसकी बुनियाद पे आप बैंक्स में पैसा पड़ा है, वो उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब हम मिसाल लेते हैं 5 मरले प्लॉट की। 5 मरले का प्लॉट है, अगर मैं अगर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैंने खरीदना है, तो मुझे उसको 5 से 6 लाख रुपया उस पर टैक्स देना है। आप बेचने वाले आपको भी देना है। हाँ, 1 करोड़ का अगर प्लॉट है तो मुख्तलिफ टैक्स मिला के 10 से 12% है, 10 से 12% टैक्स है, मुख्तलिफ टैक्सेस मिला के आपने भी देना है, मैंने भी देना है। खरीदने वाले मुझे बताएं, जो बेचने वाला है उसको भी यही होगा कि यार मैंने इतने का लिया था, ये मेरे को 10-12 लाख मुझे बच जाएगा, ठीक है। जब उसमें से 6 लाख आप टैक्स देंगे, कभी भी नहीं बेचेंगे। बिल्कुल ऐसे। जब मैं लेने वाला हूँ, मुझे पता है कि मैं 6 लाख इस पे इजाफी दे रहा हूँ, कल को मेरा 6 लाख या 12 लाख प्रॉफिट पे ये नहीं बिकना, तो मैं क्यों लूंगा। ये चीजें जो हैं, ये टैक्सेस ने उस प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट को मुंजमद कर दिया, जिसकी वजह से आज लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये चीजें अगर आप पैसे की सर्कुलेशन, टैक्स कलेक्शन, ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर उसमें कुछ ईज लेकर कोई आसानियां पैदा करना। एक लाइन और कि इसमें मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए एक और बड़ा किरदार जो है ना, वो इसमें क्या अदा किया है गवर्नमेंट ने, ये किया है कि जी आपने कुछ इंपोर्ट करना है ना, उस पर ड्यूटी इतनी ज्यादा आयद कर दी है कि आप बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। और भाई पूरी दुनिया जो देखें, हमारे यहाँ पर माजरत के साथ गाड़ियों की बात हो रही है, हमारे यहाँ पर कार कंपनियों की मोनोपोली इतनी बड़ी है कि बाहर से कोई गाड़ी नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी आप उस पर टैक्स इतना बढ़ा दें कि कोई गाड़ी मंगवाए ना। गाड़ी अगर बाहर से आना, मैं सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं करता, कुछ भी इंपोर्ट करना है, मोबाइल आते हैं, तो उस पर हर चीज पे टैक्स इतना बढ़ा दिया कि कोई 1000 बार सोचेगा कुछ भी इंपोर्ट करने से पहले, व्हाटएवर वो मशीनरी है या कुछ भी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ पंजाब का बजट डिस्कस करेंगे। और सीएम साहिबा कह रही हैं कि वजीर आजम ने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो पंजाब के बजट से उम्मीदें क्या है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब सीएम साहिबा मुबारकबाद पेश कर रही हैं वजीर आजम को, बेसिकली अवाम को नहीं। अच्छा जी, वो कह रही हैं कि अवाम दोस्त बजट था, तो फिर पंजाब के बजट से हमें क्या अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, आप पहली बात पे आ जाएंगे, किस बेस पे वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दे रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि इतना हमने ब्रीफली चीज़ें जो है वो डिस्कस की है। मैंने अपनी बात ओवरऑल अगर आप तीन की चीजें देखें ना जो हमने इस्तेमाल करनी है, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? इनकी प्रायोरिटीज वही हैं जो पहली हुकूमतों की रही हैं, जिनको ये तनकीद का निशाना बनाते रही हैं। और जिस तरह शाहिद ने बात की कि भाई अपने इंतखाबी मुहिम में ये दावे कर रहे होते हैं कि हम आके तालीम को ठीक कर देंगे, हम आके हेल्थ को ठीक कर देंगे, और जब इक़्तिदार में आते हैं तो कहते हैं तू कौन और मैं कौन। यही बात है ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि सीएम साहबा, माजरत के साथ सीएम साहबा को बुरा ना लगे, मैं तो कहता हूं कि ये जरा मनाजरे पे आ जाए ना, हमारे सिर्फ 2 में ही आ जाए, आके जरा बैठ जाएं, यहाँ आके आपके प्रोग्राम में ही बता दें
कि भाई कौन सा एहसान इन्होंने अवाम पर किया है, कोई एक चीज बता दें। क्या ये समझते हैं कि चलें, ये कहते हैं कि जी हम टैक्स नेट में सबको लेकर आ रहे हैं, क्या ये एहसान कर रहे हैं? ज़रई अद्वियात पे ये टैक्स नहीं लगा रहे, क्या ये एहसान कर रहे हैं? अगर ये कहते हैं कि ज़रई अद्वियात पे ये एहसान कर रहे हैं किसानों पे, तो किसी किसान को लाइन पे ले, वो आपको बताएगा, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। किस बेस पे ये कह रही हैं? इनकी तमाम तर जितनी भी स्कीम्स आई हैं उसके बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया। जो बजट में खुद इन्होंने कल ऐलान किया वो सारा हमने बता दिया कि भाई, और ये बजट जो है बिल्कुल सही कहा हमने कि ये होता ही सरकारी मुलाजमीन के लिए है। वो सरकारी मुलाजमीन जो आप यकीन जाने, चूंकि मैं आपको पता है कि एजुकेशन करता हूँ, कल से जो प्रेस रिलीजेज आ रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से, एसोसिएशंस की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो 10% इजाफा किया गया है वो नामंजूर है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप ये देखें, उनको ये भी कम लग रहा है, कम लग रहा है। आम आदमी बेचारा, उसको उसकी जिंदगी क्या है? चीनी, सब्जी, दाल, चावल, गोश्त, डेली बेसिस के यही है ना, आटा, चीनी, घी। उस बेचारे को क्या रिलीफ मिल रहा है? उस बेचारे को आप इन चीजों से निकलने नहीं दे रहे, वो मुल्क की तरक्की में क्या अपना किरदार अदा करेगा? बिल्कुल ऐसे जिसको आपने लगाया ही रोटी के पीछे हुआ है, वो बेचारा मुल्क की तरक्की में क्या आपका साथ देगा? सीएम साहब कहती हैं बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के उसूल में मुआवन साबित होगा। शायद से पहले पायदार तरक्की 10 देना, उसके बाद उसकी डेफिनेशन हमें बता दें, तो उसको नहीं पता। क्यों नहीं तरक्की यार? क्यों नहीं? ठहर जाना, खियाबाने जना जाओ, रायवन रोड जाओ, हमें तो पायदार उमरा जाओ, वो है तरक्की। जहां आपको पीएचए की भी तरक्की नजर आएगी, आपके वापडा की भी तरक्की नजर आएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तरक्की नजर आएगी। अगर वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो एक घर के बुनियाद पर मेरे ख्याल में हज़ारों लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। उसके अतराफ में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है, ना वहाँ पे बिजली का मसला कभी बनेगा, ना रोड्स का मसला बनेगा, ना स्ट्रीट लाइट्स का कभी मसला बनेगा, तो सारा लाहौर वही हुआ ना। तो फिर उस साइड पे जाकर छोटी छोटी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट, आइसक्रीम पर एक्साइज ड्यूटी, फ्रोजन फूड, गोश्त, फ्रोजन गोश्त है, नूडल्स हैं, सॉसेज तैयारशुदा है, इन सब पर जो है 5% एक्साइज पूरे किचन पे ही लग गई है। वही ना, और बच्चों के खाने पीने भी चीजों पे भी लग गई, मतलब कोई चीज रह नहीं गई। आपका साबुन अगर आपने लेना है, सर्फ लेना है, हर चीज पे, तो फिर क्या कहाँ जाएंगे? फिर आप देखें, पहले तनख्वाह लें, उसमें से कटौती करवाएं, उसके बाद जब आगे खरीदारी करें फिर उसमें से कराएं, और अगर हम लोगों का ना, और अगर फिर जाके एटीएम से पैसे निकलवाएं फिर उस पे भी पैसे कटवाएं। हाँ ठीक है, अगर उस पे बैलेंस चेक करना है तो भी दो पैसे, तो फिर मुझे बताएं कैसे कितने जाइए। सवाल ये है कि आप बजट पेश करते हैं, गरीब आदमी की बात करें, गरीब और मतवसत तबका जो तनख्वाहदार तबका है, जिसकी 60,000 70,000 में जो बंदा फाल कर रहा है, उसका बजट बनाए ना, आपको पता चले कि बजट होता क्या है। आप उसका राशन का बजट बनाएं, बिजली गैस पानी के बिल्स का बजट बनाएं, फीसिस का करें, रोजमर्रा के खुशी गमी और ये सारी चीजें रख कर आप उसका एक बजट बना दें कि 70-80 हज़ार रुपए में वो किस तरह बजट अपना बनाएगा। ये तो बजट बने तो समझ आ जाती है। बेसिकली अशराफिया का बजट है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स का ये बजट है, सनतकारों को इसको फायदा होगा, ताजरों को फायदा होगा, बड़े बड़े रफली तो आइडिया हो गया है। पंजाब का बजट भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होना, देखें विफाक से ही मुंसलिक होता है, बिल्कुल ऐसे। इसमें डेवलपमेंट के फंड ज्यादा हो जाएंगे, लाहौर को डेवलपमेंट के फंड ज्यादा मिल जाएंगे, बाकी शाहराहों की बात हो जाएगी। ये जो इन्होंने रूट 2-4 मुख्तस किए हैं कि मोटरवेज लाइक या हाईवेज बनाने जा रहे हैं, उसका बजट उसमें आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके अलावा ये जिनका हम जिक्र यहाँ पे बैठ कर रहे हैं, और मैंने भी इससे पहले भी कहा था कि प्याज और टमाटर की कीमत नहीं बनी, नहीं ना बढ़ी, नहीं बढ़ी, बिल्कुल कम हुई, बल्कि ईद से एक दिन पहले कम हुई वो। इसकी क्या वजह थी कि सिर्फ आपका मकामी, आपकी भिंडी जो 250 रुपए बिक रही थी ना, आज 1 रुपया किलो के हिसाब से बिक रही है, 40 रुपए मन के हिसाब से जो किसान है ना उससे खरीदी जा रही है। मुझे बताएं आपने किसान को क्या खुशहाल किया है? आप स्प्रे की बात करते हैं, गंदम जो आप 2200-2300 की बात करते थे, आज 1700 रुपए पे कोई उठाने वाला नहीं है। कमरे बड़े बड़े हैं तो कितना उठाने वाला कोई नहीं है। ये ईद पे जब मैं प्रोग्राम करने जाता था तो उनसे जब बात होती थी, जो व्यापारी आए तो वो ये कहते हैं हमारे खर्चे बड़े हो गए। तो मैंने कहा आप इनको गंदम दाना खिलाते हैं ना, अब तो गंदम आपके पास वाफिर पड़ी है, सस्ती है, उसके बावजूद महंगाई। तो ये महंगाई की जो लहर है उसमें हर कोई वो बहती गंगा है हाथ धोने की कोशिश करता है। इसलिए आप किसान की बात ना करें, आप ताजर की बात करें, सनतकारों की बात करें, काश्तकार जो है किसान, आपने इसको तो जीते जी मार दिया। वो उसके बस में नहीं, वो सोलर लगाना चाह रहा है, आप उसको सोलर नहीं लगाना, वो सोलर पे ट्यूबवेल चलाना चाह रहा है, उस पर आप उसको नहीं जाने दे रहे।
वो स्प्रे की क्या बात करते हैं आप लोग? वो फसल जिसको स्प्रे की जरूरत ही नहीं, आप उस पे आप अपने ऐलानात किए जा रहे हैं। मुझे बताएं, आज गंदम इस रेट पे है, गंदम को तो एक स्प्रे की जरूरत है, वो भी जब वो उगती है उसमें जड़ी बूटी होती है उसका स्प्रे कर दें, वो भी कोई मैटर नहीं करता, इतना महंगा स्प्रे नहीं है वो, उसका एक स्प्रे कर दें। स्प्रे कहाँ पे आ जाता है? आपकी सब्जियां जब उगती हैं उसमें आता है। आपका गन्ना जो है उसमें मुसलसल स्प्रे की जरूरत होती है, जड़ी बूटियां उसमें उगती हैं उसके लिए जरूरत होती है। आपकी कपास वैसे खत्म होगी, कपास की तो काश्तकारी लोगों ने छोड़ दी हुई है। इन चीजों के लिए स्प्रे की जरूरत। स्प्रे बेसिकली नाम जो निकला था वो कपास की वजह से निकला। बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले कपास पे स्प्रे हुआ करता था, उसके बाद कुछ चीजें आई, बाकी चीजें आई, और आपने वो पीटीवी पे भी देखा होगा, अखबारात में भी सुंडी और उसका जिक्र हुआ करता था। स्प्रे बेसिकली कपास के लिए था। हमने उन चीजों को लाते 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 सब्जियों तक स्प्रे ला दिए। तो ये बात ना करें कि किसान को आपने खुशहाल किया। आप कहने को पंजाब ज़रूरी मुल्क है, पंजाब पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन किसान को आपने कोई सहूलत नहीं दी। जुम्मे को किसान को दें ना, मेरी बात सुने, किसान के लिए मुख्तस करें ना, जिस तरह आपने ट्रैक्टर्स मुख्तस किए लोगों को दिए हैं, बिल्कुल आप मुख्तस करें। एक 8 या 10 एकड़ के हिसाब से रखें कि जिसके पास 8 या 10 एकड़ है वो अपना बोर खुद करवा ले, उसको सोलर प्लेट्स हम देंगे, हम दे देंगे। चलिए मजा तो आया ना, फिर समझ आती है कि यार हुकूमत आपके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। अदरवाइज आप वो सोलर लगाना चाह रहे हैं, आप उस पर टैक्सेस ऐड किए जा रहे हैं, वो ट्यूबवेल चलाने से भी जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी अगली खबर की तरफ हमारे साथ भी। वेलकम बैक। जिंदा चिकन की कीमतों के तयन का मैकेनिज्म तब्दील कर दिया गया है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है, लोग इससे परेशान भी बहुत है क्योंकि दो हाथों से लोगों को लूटा जा रहा है। कीमत कुछ आवेजा की जाती है, सरकारी रेट कुछ होता है, आवेजा कुछ किया जाता है। जब आप खरीदने लगते हैं तो फिर आपको बताया जाता है जी बना हुआ गोश्त ये होगा, ये निकाल के ये होगा, वो साफी गोश्त कुछ होगा, वो तब आपको चीजें बहुत सारी बता दी जाती। शायद से ऐसा लगता है मार्केट गई है। नहीं मार्केट गई, यहाँ पे बातें कर करके सब कुछ जो सुसर को सुने नहीं, सुसर ने कभी भी नहीं खरीदा। अच्छा, ये हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, ये सब्जियों की बात हुई थी, याद है आपको? मैंने कहा ये मौसमी सब्जी आई हुई, ये डाउन नहीं होनी। हम सीएम साहिबा को उस वक्त मानेंगे रिलीफ जब वो कहेंगे कि ब्रायलर की कीमत क्योंकि सबसे बड़ा लोगों का मसला ये था ना। ठीक है, अब देखें, अब कुछ हफ्ता 2 हफ्ते तो चलेगा ना, फ्रिज में पड़ा है वो गोश्त, अब उसके बाद ब्रायलर पे आएंगे वापस आना, और पूरा साल यही खाना है लोगों ने। जाहिर बात, देसी भी बस में नहीं है, मटन भी बस में नहीं है, और इवन अब तो बीफ भी 1200-1300 रुपए पर केजी के हिसाब से हो गया। वो भी अब बीफ तो वैसे भी लोग उस तरह नहीं खाते लाहौर में, आपके कराची वाले उसको बड़ा पसंद करते, मैं भी वैसे बड़ा पसंद करता हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि जिंदा फरोख्त करें या उसको हलाल करके फरोख्त करें, गोश्त बनाएं या जिस तरह मर्जी फरोख्त करें। अच्छा, गोश्त की भी कैटेगरीज है ना कि आप, अच्छा फिर उसका वजन भी होता है, आपकी मुर्गी का वजन के हिसाब से भी कीमत है। अगर कम वजन की मुर्गी है तो उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि तोल के हिसाब से जो एक बंदा है जिसकी दुकान है किसी मोहल्ले गली में, वो ला रहा है और उसको आपने कीमत का तयन करके दे दिया है कि आपने इस पर फरोख्त करना है, तो वो उसमें प्रॉफिट रख के वो फरोख्त कर रहा होगा ना। जो आपने नोटिफिकेशन दिया है ना, उसमें उसका प्रॉफिट का मार्जिन ज़रूर होगा। ठीक है। उसके बावजूद आपको ब्रायलर की कीमत या ब्रायलर उस कीमत पर नहीं मिलता जो आपकी गवर्नमेंट मुतय्यन करती है। और मुझे बताएं कि डीसीज रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया करेंगे कि आज 550 रुपये बिकेगा, आज 600 रुपये बिकेगा, और फिर सीएम साहिबा की टेबल पे भी वही जाएगा कि ब्रायलर का गोश्त 550 रुपये 600 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसको संजीदा लेना चाहिए। एक जो पहले तासुर बना हुआ था कि आपके शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनए हैं, उनका कारोबार है, भाई आज तक वो कारोबार सामने तो नहीं आ सका। बिल्कुल ऐसे। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक, हाँ, इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी यही रहा। बिल्कुल। असल कीमत उस वक्त बढ़ी जब सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल साहब थे, हम इस पे बात भी करते थे, मैंने भी की थी कि आप 250 से उठाकर इसको 450 पे ले गए हैं। अब वो शरीफ फैमिली वाला तो इसमें मौजूद नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं है। आज पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, आप उसको छोड़ दें, आप दूसरी पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठ के बात कर लें, लेकिन उस वक्त 400-450 जो कीमत हुई, आज तक 3-4 साल गुजर गए, वही कीमत चलती आ रही है और उससे बड़ी 800 रुपए तक भी गया है, 750 रुपए किलो तक भी बिका है शहर में। इसलिए मेरे ख्याल में ये आप इसको नोटिफिकेशंस के जरिए या ठंडे कमरों में बैठकर आप इसके कीमतों का तयन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा।
आप जिस तरह इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यही पोल्ट्री एसोसिएशन बात करेगी कि हम इनकी फीड इंपोर्ट करते हैं, हमें महंगे दामों उस पर टैक्स लगेगा, उसकी फीड महंगी होगी तो ब्रायलर की कीमत बढ़ेगी। इनके साथ डायलॉग्स करें, इनके साथ मज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, इनको टेबल पे बिठाएं, फिर तो जाकर बात समझ आती है। लेकिन नोटिफिकेशंस आप खेलते रहेंगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई एक कमेंट मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जब भी गोश्त खरीदने जाएंगे ना, आप उसको क्या कहेंगे कि जिंदा मुर्गी दे दो, वो पूरी जिंदा मुर्गी दे देगा। जब आप उसको कहेंगे कि भाई मुझे 1 किलो गोश्त दे दो, वो गोश्त में आपको चूंच और वो गर्दन शर्दन जो है वो भी देगा। हालांकि आपने उससे सिर्फ गोश्त मांगा है। जब आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम ये मुझे चूंच क्यों तोल के दे रहे हो, मैंने तो गोश्त मांगा, वो कहेगा जी कि रेट लिस्ट के नीचे लिखा हुआ है कि चूंच इसमें शामिल है। ये सरकार जो है ना, ये खुद ये काम करती है। और ये सिर्फ लाहौर और 1-2 शहर और हैं, पिंडी और गुजरावाला है। बाकी जो शहर है जिनमें फैसलाबाद है और बाकी जो शहर है वहां पर ये चीज नहीं है। मतलब आपने डिफरेंट क्राइटेरिया रखा हुआ है, पूरे सूबे में एक ही चीज होनी चाहिए। वहाँ पे कोई मुर्गी और किस्म की होती है, बस यही मसला है ना भाई। वहां पर ये कह रहे हैं कि डीसीज को नोटिफिकेशन जारी करना है, तो भाई आप ये भी करें कि अगर एक सारिफ 1 किलो गोश्त लेने गया है, आधा किलो गोश्त लेने गया, तो वो सिर्फ गोश्त ले, उसको वो चूंच ना डाल के दें, गर्दन ना डाल के दें, उसने तो गोश्त मांगा है। और फिर उसके साथ वो जब पंजा उतारते हैं उसकी हड्डी जो है वो भी तोलते हैं। बज़ाहिर तो ये चीज ना कुछ भी मामूली है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो गोश्त वाले को होता है। अच्छा। और रेट जो है मुख्तलिफ होता है। और लाहौर शहर में एक चीज ये भी है जो मैं पहले भी बारहा कर चुका हूँ कि लोग गोश्त खरीदने जाते हैं, लोगों को नहीं पता कि वहां जो रेट लिखा हुआ है ना वो 800 ग्राम का होता है। बेशतर लाहौर की शहर की दुकानें जो है ना, मेरे ख्याल से 70% शॉप जो है ना वहां पर 1000 रुपए की कीमत वसूल करके 800 केजी दिया जाता है। बिल्कुल, ये चीजें बताते रहते हैं ताकि आप खरीदारी करने के लिए जाएं तो जरूर इन चीजों पर गौर करें। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए मंजूर शुदा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को मरासला इरसाल किया गया है। ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की सेकंड जॉब पर पाबंदी लगाई गई है। जी इमरान यूनिस। देखिए जी, ये अशद ज़रूरी है, चूँकि हॉस्पिटल्स के हवाले से हम बात करें तो हमेशा उधर टाइम नहीं दे रहे। जो मरीज़ हैं उनकी शिकायत यही होती है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ ना तो आपको बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा कि वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो 11 बजे उठ जाते हैं। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है। हैरानगी होती है कि एटलीस्ट कम से कम डॉक्टर को अगर वो सुबह 8 बजे आता है, 7:30 बजे आता है, तो मेरे ख्याल से उसको 1 बजे तक तो बैठना चाहिए या 2 बजे तक तो बैठना चाहिए ना। क्योंकि दूर दराज से जब मरीज आते हैं तो ऑब्वियसली इसीलिए आते हैं ना। मैं आउटडोर की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा। इमरजेंसी में तो बेचारे डॉक्टर जो है वो बेचारे 24 घंटे मौजूद ही होते हैं। मैं आउटडोर की बात कर रहा हूँ कि जब भी स्पेशली जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, पता चलता है जी वो 11 बजे उठ जाते हैं या 10 बजे उठ जाते हैं और बाहर कतारें लगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप ट्रेनी डॉक्टर्स को या स्टार्ट पे ही उनको ये बता देंगे कि भाई आपने अपना पूरा टाइम देना है, और ताकि मरीज़ जो हैं उनको सहूलियात जो हैं वो मिल सकें, जो सरकार चाहती है, जिसके लिए सरकार पे करती है, ठीक है, जिसके लिए आपको मराद दी जाती हैं। और फिर डॉक्टर्स जो हैं स्पेशली वो क्यों 10 बजे 11 बजे उठ जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने घर जाके फ्रेश होकर उसके बाद अपना प्राइवेट काम जो है वो चलाना होता है, या दूसरी जॉब पे जाना होता है, किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होता है, या उन्होंने अपना क्लिनिक जो है वो भी करना होता है। और कुछ तो ये तीनों काम करते हैं, सरकारी जॉब भी करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऑपरेशन और ओपीडी जो है वो चलाते हैं, और उसके बाद शाम को अपना क्लिनिक भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर का, चूंकि उन्हें मसीहा कहा जाता है ना, तो एक मसीहा जो है एटलीस्ट वो कम से कम इंसानियत पे रहम ये करे कि ठीक है अपनी जॉब तो वो कर रहा है, लेकिन मसीहा उसे हम तब कहेंगे जब वो कुछ एक्स्ट्रा करे। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या, जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं होती, की जा रही है। ऐसे ही है शायद से प्रसाद। देखें, मसीहाई किरदार पे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि डॉक्टर्स अगर अपना हलफ के मुताबिक काम करना शुरू कर दें ना, वो 2 या 3 या 4 भी नौकरियां कर लेना, कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला। देखें, जो ट्रेनिंग या ज़ेर तरबियत लोग हैं, अगर वो 2-3 जगहों पे जाकर आपने प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल में इससे उनको क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और उसका बराह रास्त फ़ायदा किसको होगा, मरीजों को होगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर वो ज़ेर तरबियत है, हाँ ज़ेर तरबियत है, वो उनका अगर टाइम, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो अपना टाइम पूरा करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपकी गवर्नमेंट को या महकमा सेहत को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। वो अपना एक्स्ट्रा टाइम उसके जाकर किसी और हॉस्पिटल में लगा रहे हैं।
अगर उसका उनको वजीफ़ा मिल रहा है या सिर्फ वो तरबियत हासिल कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो एक ये उनका अपना है मसला, ये जिस तरह मर्जी यार लाखों रुपए का वजीफा तो नहीं होता, कुछ और वर्ड यूज करें। लेकिन हो भाई डॉक्टर बनना भी तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी जो कौम है या इंजीनियर है या डॉक्टर है, हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं और आज तक भी यही है। आज भी माओ से पूछें कि बच्चे ने की बनाना, कहेगी डॉक्टर बनाना या इंजीनियर या तीजा पायलट है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं ना होती। बिल्कुल तो इसलिए डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ये मैटर तो करता है ना। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपकी करीम है, जो पढ़ते हैं, जिनको दुनिया से वो सारा, या तो हम जैसे होते आर्ट्स के स्टूडेंट आज यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते, या फिर हम भी डॉक्टर बन जाते, आप भी बन जाते, इमरान भी बन जाता, इंजीनियर बन जाते, पायलट बन जाते। तो कोई चीज तो है ना, कोई खुदादार सलाहियत उनमें मौजूद है जिसकी बुनियाद पर यहाँ पे पहुंचे। साफी बनना भी आसान नहीं है, साफी बनना भी आसान नहीं है, मेरे ख्याल में डॉक्टर से ज्यादा मुश्किल है। और मौजूदा हालात में, मौजूदा हालात में आपका साफी बनना उससे भी मुश्किल है। और जब आप साफी बनते हैं तो सबसे बढ़कर ये होता है आपकी समाजी, आपकी सोशल लाइफ, आपकी अज़वाजी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी तमाम जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। साफी बनना उससे भी मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक आम मुआशरे की रवायात की बात कर रहा हूँ कि जो आम तौर पर देखा जाता है। अगर उन्होंने पाबंदी लगा दी है, कोई कंप्लेंट होगी, कोई चीज़ें आ रही होंगी कि ये बर वक्त जो टाइम है जो गवर्नमेंट ने मुख्तस कर रखा है वो नहीं दे रहे, या अपनी जिम्मेदारी का उस तरह एहसास नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी उस तरह उसको अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी बुनियाद पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका ज़ेरे तरबियत कोई डॉक्टर है उस पर पाबंदी सही। सो इसलिए मैटर ये करता है कि आपने सिर्फ ये मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम लेकर आए और प्रॉपर तरीके से देखें कि जो असल में उनकी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी कर रही हैं या नहीं कर रहे। वैसे मेरा अपना पर्सनली ख्याल है जितना एक्सपीरियंस आप सरकारी अस्पतालों में अच्छा ले सकते हैं ना, वो आप प्राइवेट, इतना रश होता है, इतने आपके पास सीखने का तो सही गढ़ आपके सरकारी अस्पताल। मैं हमेशा ये बात करता हूं, देखें आप क्या करते हैं, जिस ब्रेन की बात हो रही है ना, ये जो नए डॉक्टर्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट इनके साथ करती क्या है आपको पता है कि आपकी ज्यादातर करीम, उस करीम की बात कर रहा हूँ जिसकी शायद शिप्रा साहब अभी बात कर रहे थे, आपके ज्यादातर डॉक्टर जो है वो क्यों मुल्क से बाहर चले जाते हैं? ये आपका ब्रेन है ना। बिल्कुल ऐसे। आप उन्हें यहाँ पर सहूलियात ही उस किस्म की नहीं देते कि वो बेचारे फिर बाहर चले जाते, बाहर जाके अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस होंगी और ब्रेक होगी, फिर हम ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम आई थिंक तब तक प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक हमें ये लगता है कि आपके फ्रिज में गोश्त मौजूद रहेगा। सो कुर्बानी का गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ खाएं। कंपैरेटिवली हम ये देखते हैं कि कैलोरीज भी और ये गोश्त ज़्यादा ताकत वाला होता है, क्योंकि दूसरा जानवर जो हम आम तौर पे गोश्त लेकर बाजार से ख़रीद कर खाते हैं ना, उसके अंदर चिकनाई की मिकदार जो है, क्योंकि जानवर छोटा होता है और ये जानवर हम बड़े लेते हैं। सो कुर्बानी का गोश्त अगर आपने खाना है तो किस तरीके से खाना है, उसके साथ आपने एहतियात का बरतनी है। हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, जिनको मैदे का इशू है, वो लोग अगर कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं तो उन्होंने साथ एहतियात क्या करनी है, क्या बिल्कुल नहीं खाना, किन लोगों ने बिल्कुल नहीं खाना। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से मैंने ऑफ कैमरा पूछा, ईद इंजॉय किया, डॉक्टर साहब ने कहा ईद भी इंजॉय किया, गोश्त भी खाया, तो डॉक्टर साहब सबको खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए। देखें ये जो बीमारियों के आपने नाम लिए हैं ना, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, ये इनमें से ज़्यादातर लाइफ लॉन्ग कंडीशंस हैं। अच्छा, मतलब इसमें क्योर नहीं है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसमें कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप दवाई खाएंगे, परहेज़ करेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी, दवाई छोड़ेंगे, परहेज़ छोड़ेंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये लाइफ लॉन्ग कंडीशंस इसको हम कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशंस। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ मरीज़ ने मोर लेस ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर ये ज़िंदगी गुजारनी है तो इसमें खुशी और गमी के जो लम्हात आने हैं, जिसमें बाकी मुआशरे ने, बाकी घर के लोगों ने खुशी मना रहे होना है, खाना खा रहे होना है, या कोई भी त्यौहार मना रहे होना है, तो उसमें उन लोगों का हम आइसोलेट नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी आप क्योंकि डायबिटिक हैं या आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, आप खाने की मेज़ पे ईद वाले दिन ना बैठे। खाना अलग बनाना भी मुश्किल हो जाता है उस दिन। ये मुश्किल नहीं है, ये सोशली आइसोलेट करने वाली बात है, और उसके बहुत सारे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी शायद नहीं है। तो इसलिए सब लोगों ने खाना है, उसकी लिमिट्स क्या है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, वो हर एक के लिए डिफरेंट। ठीक है, यानी आप खा सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ।
सो डॉक्टर साहब, मैदे का मसला बहुत सारे लोगों को कुर्बानी का गोश्त खाने से हो जाता है, जो नॉर्मल भी है, उसकी वजूहत क्या है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं कि प्रॉपर कुक नहीं करते? देखिए, जो तो पहले से मैदे के मरीज़ नहीं हैं और कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उसकी 2-3 वजूहत हैं। ख़ास तौर पे इस दफ़ा की जो गर्मियों में, शदीद गर्मियों में आ रही है, उसमें यह है कि कुर्बानी का गोश्त आपने बताया डिफरेंट होता है आम गोश्त से जो हम 12 महीने खा रहे होते हैं। उम्र बड़ी होती है जानवर की, उसको बनाने में, पकाने में थोड़े से ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, यानी वेल कुक ना हो तो एक ख़राबी पेट की का बायस बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हम उस गोश्त को, कुर्बानी का गोश्त वाफिर होता है, कोशिश कर रहे होते हैं ज़्यादा खाने की, और जब ज़्यादा खाते हैं तो उस पर एहतमाल होता है कि हम ज़्यादा उससे मुतासिर हो जाएंगे बीमारी की सूरत में। तीसरी बड़ी वजह यह है कि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में चीज़ें जल्दी ख़राब हो रही होती हैं। अगर एक ताज़ा पका हुआ खाना हम नहीं खा रहे, चाहे गोश्त हो चाहे सब्ज़ी हो, और हीटेड खाना खा रहे हैं जो कि फ्रिज से निकाला हुआ है और प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से रीहीट नहीं हुआ, और एंड रिजल्ट ये होगा कि पेट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, वो आजकल कीमे वाले नान, कबाब, ये प्रॉपर मुझे लगता है कीमा कुक नहीं हो पाता, जो पेट की खराबी की वजह बनता है। क्या ये इशू है? देखिए, ये जो कीमा हो चाहे गोश्त हो, जब तक वेल कुक फॉर्म में नहीं होगा, वो अंदर जाके खराबी का बायस बनेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं जो जानवर के ज़रिए, मुंह के ज़रिए से पेट के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। लेकिन चाहे वो कीमा हो चाहे वो गोश्त हो, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं कि उसकी स्टोरेज प्रॉपर हो, कि कुकिंग प्रॉपर हो, और उसको इत्तेदाल के साथ खाया जाए, एक वक्त में ज़्यादा ना खाया जाए और सिर्फ गोश्त ना खाया जाए। मतलब ये है कि आपकी प्लेट जो है या प्लेटर जो है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हों, उसमें कुछ हिस्सा गोश्त का हो, कुछ हिस्सा ताज़ा फल सब्जियों का हो, और कुछ हिस्सा प्योर फॉर्म में गोश्त का अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी रेशो के हिसाब से ज़रूर खाएं। क्योंकि अगर एक ही चीज़ गोश्त ही, हम गोश्त को सुबह दोपहर शाम खाते रहेंगे तो एंड रिजल्ट ये होगा कि वो ख़राबी का बायस बनेगा। सही। इसके साथ साथ मुझे ये डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, क्या यूरिक एसिड के पेशेंट जो हैं और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रोल के, उन्हें गोश्त बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना? देखिए, यूरिक एसिड के पेशेंट्स की बात पहले कर लेते हैं कि ऑर्गन मीट उनको मना होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रेड मीट जिसको कहते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कलेजी का गोश्त है, सीरी पाए हैं, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ठीक है। दिल, कलेजी, गुर्दे, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं। ऑर्गन मीट इसको कहते हैं, और रेड मीट के ज़मरे में गोश्त का, कुर्बानी का गोश्त सारा आता है, तो ये मना होता है। दूसरा गोश्त जो होता है जिसमें चर्बी ना हो, जिसमें थोड़ी मिकदार में आप चखने की हद तक आप खा सकते हैं, और उसमें भी अगर आप सब्ज़ी शामिल कर लें या उसके साथ फल और सलाद शामिल कर लें तो वो थोड़ी मिकदार में चखने की हद तक यूरिक एसिड के मरीज़ खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुर्बानी सारी की सारी रेड मीट से होती है, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, ऊँट का गोश्त, तो ये सारे यूरिक एसिड को बढ़ाने का बायस बनते हैं। सही। इसके अलावा मुझे ये बता दें कि हमारे यहाँ जो है वो दिल के मरीज़ भी हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, क्या इनके लिए भी एहतियात हुई है? ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ख़ास एहतियात चर्बी की एहतियात होती है जी। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए हम कह रहे होते हैं कि गोश्त एज सच प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स उतना उन्हें तंग नहीं कर रही होती हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रॉब्लम होती है वो गोश्त की लेयर्स में छुपी हुई चर्बी होती है। ठीक है। और प्लस उसको जब एडिशनली हम पका रहे होते हैं तो उस पर एडिशनल घी या ऑयल डाल रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ये चीज़ें अंदर जाती हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम करती हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि उसकी चर्बी से जिस हद तक सफाई हो सके, साफ गोश्त दिल के मरीज़ खाएँ, उसके खाने की तैयारी में कम से कम ऑयल, घी या जो भी उसकी प्रिपरेशन का प्रोसेस है उसमें चिकनाई कम इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे ये है कि उसकी क्वांटिटी को मुअद्दल रखें और उसको बहुत एक ख़ास हद से ज़्यादा ना खाएं। अगर आप रूटीन में 1 बोटी खाते हैं या 1 पीस खाते हैं, आप 2 खा लें, ठीक, लेकिन उससे आमतौर पे तंगी का बायस है। लेकिन आप अपने आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, आइसोलेट ना करें। आप टेबल पे बैठे हैं, आप थोड़ी मिकदार में लें या ज़्यादा लें, आप पार्टिसिपेट तो करें, सेंस ऑफ ईट तो रहनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब, ये लोग आमतौर पर लोग कहते हैं वो पकाए हुए से जो आप बारबेक्यू कर लेते हैं वो गोश्त है वो कम नुकसान पहुंचाता है। जी, कंपैरेटिवली उसमें चर्बी का अंसर कम होता है। उसके खाने की तैयारी में घी, ऑयल, तला हुआ गोश्त एक तरफ और दूसरी तरफ बारबेक्यू में तो जाहिर है आपको उसको बनाने के प्रोसेस में एडिशनल घी उसमें नहीं डलता, तो और उसके ऊपर जो सरफेस पे चर्बी होती है वो बारबेक्यू के प्रोसेस के दौरान वो मेल्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन बारबेक्यू का गोश्त भी एक ख़ास हद से ज़्यादा
हेल्दी नहीं है। उस पर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और ट्रांस फैट्स बनते हैं जो उसके इसके लिए लेटेस्ट रिसर्च ये है कि उसके ऊपर जो काला हुआ या थोड़ा सा डार्क ब्राउन हुआ बारबेक्यू है वो भी कुछ मैदे में जाके और जिस्म में जाके कुछ कैंसर और कुछ और तरह के केमिकल्स नुकसानात का बायस बनता है। यानी रूटीन में जो बारबेक्यू खाने के आदी लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मैं ये भी आपसे लाजमी पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के पेशेंट को अक्सर ये लगता है कि सिर्फ मीठा छोड़ दें बाकी सब कुछ खा लें तो वो उनकी क्वालिटी ज़िंदगी जो बेहतर हो सकती है। क्या सिर्फ मीठे की ही एहतियात करनी है उन्हें, क्या गोश्त वगैरह में भी उनको एहतियात करनी? नहीं, बारबेक्यू ये जो डायबिटिक्स हैं बेसिकली उनको प्रिडोमिनेंटली मीठे की परहेज़ है। ये किसी हद तक ठीक है, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें उनको मना होती हैं। उनके प्लेटर में आमतौर पर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स या मीठे को कम करते हैं तो लामहला प्रोटीन का कंपोनेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो गोश्त या प्रोटीन खा सकते हैं। पाए देखिए डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि हार्ट डिजीज़ होने का उनको चांस आम पब्लिक की निस्बत बढ़ जाता है। अच्छा। और जब आप इस इक्वेशन में आते हैं उनको लेके आते हैं तो अगर वो पाए शाय खाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो गोश्त अगर ज़्यादा खाएंगे और चिकनाई वाला खाएंगे, ज़्यादा घी में पका हुआ खाएंगे तो लामहला उनका जो हार्ट डिजीज़ वाला रिस्क है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए वो प्रोटीन्स तो ले सकते हैं लेकिन फैट्स उनके लिए भी इतनी अच्छी नहीं है और फैट्स का कंपोनेंट उनको हार्ट डिजीज़ जिसके लिए डायबिटिक होने की वजह से उनके चांसेस पहले ही बढ़ गए होते हैं हार्ट डिजीज़ होने के, वो और बढ़ जाता है अगर वो इस तरह की बेहतियाती करेंगे। सही, यानी आप ये सब चीज़ें खाएं लेकिन आपकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि पोषण कंट्रोल रखें और अपनी दवाई लाजमी लें। बिल्कुल। पानी का क्या रोल है आजकल? पानी गर्मियों के मौसम में जी फालतू हमें इस रीजन में जहाँ टेम्परेचर 45 और 47 के दरमियान रह रहा है और हमारे जिस्म के सरफेस से बहुत सारा पानी पसीने की सूरत में निकल रहा होता है और हमारे जो अगर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो नमकियात और पानी की कमी होने का अंदेशा बढ़ जाता है। ऊपर से जो खुले आसमान तले काम करने वाले लोग हैं जो एक्सपोज्ड हैं सन से या जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग प्लेस ऐसी नहीं है जो ठंडी हो तो उसमें उन लोगों का वाटर लॉस बहुत बढ़ जाता है। तो ऊपर से इस तरह ग़िज़ाएँ हैं मुरगन ग़िज़ाएँ उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो पानी का इस्तेमाल है जिस्म के अंदर उनके हाजमे के प्रोसेस में वो बढ़ जाता है। तो लामहला हमें इस मौसम में एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत है जिसको ज़रूरत है हमें पूरा करनी। चलिए जी लाजमी इस पर बात करेंगे, यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पानी क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहम ज़रूरत है लेकिन हम उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। साफ़ पानी जो है उसकी अहमियत पे मैंने बात करी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी आपको। डॉक्टर इसरार हमारे साथ मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब पानी की हम बात कर रहे थे कि पानी बहुत ज़रूरी है लेकिन हम पानी पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये जगह जगह आपको कच्ची लस्सी भी नज़र आ रही है, इमली आलू बुहारे का जूस भी नज़र आ रहा है, फालसे का जूस भी नज़र आ रहा है, बट इस पर तो पानी आपको पता ही नहीं कौन सा वो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, इसमें देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़रूरत है इस गर्म मौसम को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। 10 से 12 गिलास एक कम से कम एक हेल्दी बंदे को 24 घंटे के अंदर पानी की ज़रूरत है और आम हालत में 8 से 10, लेकिन गर्मियों के मौसम में 12 गिलास कम से कम। अब इसमें यह है कि चाहे कोई भी लिक्विड हो, चाहे पानी हो, लस्सी हो, जूस हो, आलू बुखारे का शरबत या कोई भी चीज़, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि उसमें जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो आलूदा तो नहीं है। आलूदा पानी किसी भी फॉर्म में, चाहे प्योर फॉर्म में हो, चाहे आलू बुखारे की चटनी में हो, चाहे किसी और शरबत में हो, वो ख़राब है और सेहत की ख़राबी का बायस बनता है। दूसरा मसला जो सरेआम हमारे बाज़ारों में आजकल है वो सफाई का है। देखें ये जो गंदा पानी है, हो सकता है पानी उन्होंने साफ़ इस्तेमाल किया हो लेकिन उसके अंदर जो डालने वाली बर्फ़ उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया है, उस कारखाने में बनी हो जहाँ पे पानी साफ़ ना हो। तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि वो जमी हुई बर्फ़ जो कि इनडायरेक्टली पानी है गंदे पानी से, उसमें हमने खुद अपने हाथों से शामिल किया। हमने तो अपने प्रोग्राम से दिखाया वो जो ब्लॉक्स हैं उनमें कैसे जंग लगा होता है, नीचे से गंदे सारे होते हैं और उसमें जो पानी इस्तेमाल हो रहा होता है उसका कोई फिल्ट्रेशन या उसको सफाई का कोई सिस्टम नहीं होता। तो पानी सरेआम मशरूबात को ठंडा करने की इतियाद ये है कि उसकी सरफेस के बाद जिस तरह
कोई भी कोला ड्रिंक है या कोई प्लास्टिक की बोतल है या शीशे की बोतल है, तो टब में डाल के बर्फ़ उसमें अगर पानी डालेंगे तो उसके अंदर शामिल नहीं होगी और वो ठंडी भी हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये कि रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन खुली बर्फ़ जब डायरेक्ट जब डालते हैं तो उसकी सफाई एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरे नंबर पे जो सरेआम बाज़ारों में हम देखते हैं कि हर तरह के शरबत बिक रहे हैं, उसके नतीजे के तौर पे उस करीब ही सीवरेज की लाइन गुजरी होती है, ना वहाँ पे बर्तन धोने का कोई सिलसिला होता है। डिस्पोजेबल ग्लासेस जो हैं उसका कोई रिवाज नहीं है, या है भी तो बड़ा लिमिटेड है, और उसकी भी सफाई कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से मशरूबात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उन्हें अनहेल्दी कर लेते हैं गंदगी शामिल करके। यानी अगर घर में आप मशरूबात बना के खुद पी रहे हैं तो ठीक बहुत है। अच्छी। बाहर से अगर आप लेके ये समझ रहे हैं कि प्यास बुझ जाएगी और गर्मी की शिद्दत को आप कम कर लेंगे, तो वो उल्टा जो है आप डॉक्टर साहब, ये साफ पानी ना होना किन किन बीमारियों को दावत देता है? देखिए, सबसे पहले तो टाइफाइड है, जिसका जरासीम मुंह के ज़रिए गंदे पानी के ज़रिए मुंह में जाता है और तेज़ बुखार आंतों का इन्फेक्शन करता है। दूसरा हेपेटाइटिस ए और ई, जिसे उर्फ़े आम में पीला यरकान कहते हैं। गर्मियों के मौसम में याद रहे, हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल में। इसीलिए बढ़ जाते हैं कि मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, गंदगी इनडायरेक्टली मुंह के ज़रिए अंदर जा रही होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ गैस्ट्रो, सादा गैस्ट्रो जिसको पेट की खराबी कहते हैं, या उल्टियाँ, पतले पखाने, मोशन, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो गैस्ट्रो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, कॉलरा, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जरासीम दाखिल होता है और अंदर जाके ये तबाही मचाते हैं। ड्रिंक्स खाने के बाद लेना या चाय लेना कितना नुकसानदेह है? देखिए, थोड़ी मिकदार में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 1 से 2 घूंट पानी के पी लें, पहले पी लें, बाद में पी लें, दरमियान में पी लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पानी एक उसका खाने का हिस्सा है, लेकिन अगर आप इसको खाने के अमल से पहले 2 गिलास पानी पीने की कोशिश करें या खाने के फ़ौरन बाद 2 से 3 गिलास, तो आप देखें मैदा एक बैग की नमा है ना, उसको आप जितना भरेंगे उसके साथ उसको वापस खाना गले की तरफ आने का रुझान बढ़ जाएगा और पेट का फारा बढ़ जाएगा, तेज़ाबियत बढ़ेगी। तो ये सारे मामलात हैं जिसमें पानी, मशरूबात, चाय, जो भी कुछ लेना चाहें उसकी मिकदार थोड़ी होनी चाहिए खाने के साथ। डॉक्टर साहब, ज़रा ओबेसिटी पे रोशनी डाल रहे, कितनी नुकसानदेह है। और जो हम ओबेसिटी के बावजूद लोगों को देखते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, आदत हो चुकी होती है ना उनके मैदे को मुसलसल खाना, और बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। जी, आजकल स्कूल के बाहर खड़े हो जाए ना तो आपको नज़र आते हैं कि सेहतमंद सो कॉल्ड बच्चे मोटे मोटे से, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों के दरवाजे पे खड़े हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मोटापा हर एज ग्रुप के लिए ख़तरनाक है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों। मोटापा एक मोटे शख्स में हर बीमारी का इंसिडेंस बढ़ जाता है। उसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, इसके बाद जिसको उर्फ़े आम में फालिज कहते हैं। इसके अलावा हर कैंसर जो है मोटे बंदे में कंपैरिजन टू एक थिन लीन बंदे में उसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज के अलावा बहुत सारे दूरस उसके मसाइल हैं, जिसमें कैंसर भी शामिल है। ये वो आम चीज़ें हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और हम उनको नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। तो डिस्कस करने का मकसद ये है कि एहतियात करें। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये जी कि ईद है, कुर्बानी की ईद खाने वाली एक फेस्टिवल की सूरत में है, ज़रूर इंजॉय करें, खाने को इंजॉय करके खाएँ, उसकी मिकदार से कतई नज़र, चखने की हद तक हर चीज़ खाएँ, इंजॉय करके खाएँ और सेलिब्रेट करके खाएँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन ना कर लें ताकि वो जहमत बन जाए और आपके जिस्म के लिए और सेहत के लिए। मकसद ये है कि नाश्ते में भी आप गोश्त खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, रात में, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ज़रूर खाएं, लेकिन क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, पोर्शन बहुत मैटर करता है। इसके अलावा थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में हिलजुल भी रखें खाने के साथ साथ, तो आप इस खाने को ज़्यादा देर तक इंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं जी, आज है 11 तारीख और जुनैद की बर्थडे है, सैयद ज़रार जैन की बर्थडे है, उमैर आबिद, और इसके बाद जी शर्जील बेग। आप लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। मार्केट में उस्मान खादिम मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया सब्जियों के सरकारी निरखनामे पे अमल करवाने में नाकाम नज़र आती है, जिस वजह से बाज़ार में सब्जियों के रेट सरकारी निरखनामे से ज़्यादा जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। अगर रेट्स की बात की जाए तो आलू की सरकारी कीमत 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन बाज़ार में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत तो 40 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन ये भी बाज़ार में 70 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो देसी है उसकी सरकारी निर्ख 185 मुकर्रर किए गए, लेकिन 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। प्याज की सरकारी कीमत तो 40 रुपये है, लेकिन 70 रुपये फ़ी किलो में प्याज भी फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 550, लेकिन 630 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सब्जियों में बात की जाए तो भिंडी की कीमत 100 रुपये है मुकर्रर की गई, लेकिन बाज़ार में 160 रुपये फ़ी किलो तक में भिंडी भी फ़रोख्त हो रही है। लीमू की सरकारी कीमत 400 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन 700 रुपये फ़ी किलो तक लीमू फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी निरखनामे तो जारी किए जाते हैं, लेकिन उन निरखनामों के ऊपर अमल करवाने में इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। इसी तरह से हम आपको अपडेट रखते रहेंगे, आप हमें फीडबैक भी ज़रूर देते रहें। जहाँ कहीं आपको लगता है ओवर चार्जिंग हो रही है तो ज़रूर हम तक आप जो है वो अपना इशू पहुंचा सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज जी सिटी 10 का हाजिर है, इस पर आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कल बर्थडे है तो आपके लिए जी ये स्पेशल सेगमेंट हमने रखा है जी। आपके घर में फ्रेंड की किसी की बर्थडे है और पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे है, आप किसी को बड़ा स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो जी आप हमें उनकी पिक्चर के साथ उनका नाम भिजवा दें इस नंबर पर और प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन जाएं। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। फीडबैक आप हमें देते रहें, कोई सजेशन देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड यस, टैलेंट भी है तो ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपको अपने शो में मदद करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।